हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज मैं डिजाइन ऑफ शाफ्ट का सेकंड लेक्चर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक से शुरू होगी कि मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस फॉर ट्रांसमिशन शाफ्ट, यानी कि विदाउट क्यूएज का परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस क्या होना चाहिए और जो क्यूएज होती है क्यूएज के साथ में परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस क्या होती है। चलिए आज के टॉपिक्स नोट करिए। मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस फॉर ट्रांसमिशन शाफ्ट। तो एक ASME एक संस्था है जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक ग्रुप है। तो वो एक कोड जारी करती है। तो इसको लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ASME, यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोड फॉर द डिजाइन, मतलब वो डिजाइन के लिए एक कोड जारी करती है फॉर ट्रांसमिशन शाफ्ट, जो मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस इन टेंशन और कंप्रेशन, यानी कि टेंशन और कंप्रेशन में वर्किंग स्ट्रेस क्या होनी चाहिए विथ क्यूए और विदाउट क्यूएज। इसका यूज होने वाला है फार्मूले आपके जो भी मैं सवाल करवाने वाला हूँ तो उसमें इसका यूज होने वाला है। तो नोट कर लीजिए आप। अकॉर्डिंग टू ASME, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म ये होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। कोड फॉर अकॉर्डिंग टू ASME कोड फॉर द डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन शाफ्ट, maximum permissible transmission shaft, maximum permissible working stress in tension or compression may be taken as, यानी कि अकॉर्डिंग टू ASME कोड फॉर द डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन शाफ्ट मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस इन टेंशन और कंप्रेशन में भी टेकन एज क्या लिया जाएगा भैया? तो ए नंबर, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे इसमें वो दिया नहीं रहता है, तो इसको ही मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस लिया जाता है, ठीक है। और शियर स्ट्रेस भी मैं बताऊंगा। तो 112 मेगा पास्कल, ठीक है, मेगा पास्कल फॉर शाफ्ट विदाउट अलाउंस फॉर क्यूएज। मेगा पास्कल फॉर शाफ्ट शाफ्ट्स विदाउट क्या होगा? अलाउंस फॉर क्यूएज, विदाउट अलाउंस फॉर क्यूएज या फिर कीज लिख दो। और 112 मेगा पास्कल हो गया। और अगर हम क्यूएज का यूज करते हैं तो उसमें जो होगा 84 मेगा पास्कल, 84 MPa फॉर शाफ्ट विथ क्यूएज, ठीक है। तो विथ अलाउंस फॉर क्यूएज
अलाउंस फॉर क्यूएज। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। 112 मेगापास्कल पास्कल फॉर शाफ्ट्स विदाउट अलाउंस फॉर कीज एंड 84 मेगापास्कल फॉर शाफ्ट विथ अलाउंस फॉर कीज। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें हम एफ जो होता है, एफ टेंसाइल जो होते हैं हम लिख लेते हैं। एफ टेंसाइल जो होता है 0.6, ठीक है, 0.6 एफ इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना, इसके बराबर होता है। इसको आगे में लिख लेंगे 0.3 एफ यू यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल, अल्टीमेट यूटीएम डाल दो ना, हाँ अल्टीमेट टेंसाइल, ठीक है ना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसमें से जो भी लेस होगा उसको हम लेंगे, इसको लिख लो विच एवर लेस। इसका यूज क्या होने वाला है, बाकी ये सारी थ्योरी लिख लो, इसके बाद जो मैं सवाल करवाने वाला हूँ उसमें उसका यूज होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लो। इसके बाद मैं लिखवाऊंगा द मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस, ठीक है ना, बाय टेकन एज। तो नोट कर लिए, मिटाओ इसे, चलिए मिटा दो इसे। तो इसके बाद सेकंड नंबर लिखेंगे, बी नंबर, द मैक्सिमम परमिसिबल shear stress टेकन एज। ये क्या होता है, क्वेश्चंस में दिए नहीं रहते हैं तो ये सारी चीज़ें ली जाती है। जब मैं क्वेश्चन वगैरह करवाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो 56 मेगापास्कल, 56 फेस्ट में 56 मेगापास्कल जो होता है फॉर शाफ्ट्स विदाउट अलाउंस फॉर क्यूवेज, फॉर शाफ्ट्स विदाउट अलाउंस फॉर क्यूवेज, ठीक है। और इसमें होता है 42 मेगापास्कल विथ क्यूवेज, मेगापास्कल फॉर शाफ्ट विथ अलाउंस फॉर क्यूवेज, ठीक है। इसका यूज होने वाला है, याद रखिएगा। इसमें जो होता है शियर स्ट्रेस को हम लिख लेते हैं, क्यू जो होता है किसके बराबर होता है, तो 0.3 एफ इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इज इक्वल टू 0.18, इक्वल टू 0.18, ये क्या हो जाएगा, एफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, एफ यू विच एवर इज लेस, यानी कि जो भी इसमें लेस हो वो लिया जाता है, विच एवर इज लेस। जब शाफ्ट की डिजाइनिंग की जाएगी तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। अब डिजाइन ऑफ शाफ्ट, जो शाफ्ट की डिजाइनिंग करी जाती है वो दो प्रकार से की जाती है, एक तो स्ट्रेंथ के आधार पे और एक जो होता है रिजिडिटी एंड स्टिफनेस के आधार पे, ठीक है। तो ये भी नोट कर लो, मिटाओ इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मिटाता हूँ। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट में हम शाफ्ट की डिजाइनिंग कितने टाइप से करते हैं ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो डिजाइन ऑफ शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट की डिजाइनिंग हम कितने टाइप से करेंगे। द शाफ्ट इज, ठीक है, द शाफ्ट या फिर लिखिए द शाफ्ट्स may be designed on the basis of
फर्स्ट में क्या है आपका, स्ट्रेंथ के आधार पर की जाती है, और दूसरा है स्टीफनेस एंड रिजिडिटी के आधार पे, स्टीफनेस एंड रिजिडिटी, कैपिटल आर, रिजिडिटी लिख लो, ठीक है। तो रिजिडिटी एंड स्टीफनेस या फिर स्टीफनेस एंड रिजिडिटी के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नोट्स वगैरह मैं बता दे रहा हूँ कि इन डिजाइनिंग शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ द फ्लोइंग केसेस में भी कंसीडर। तो जब स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम डिजाइन करेंगे तो क्या क्या हम इसमें कंसीडर करेंगे, ये आपको नोट करवा दे रहा हूँ। तो लिखिए, इन डिजाइनिंग ऑफ, ठीक है, इन डिजाइनिंग शाफ्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ द फॉलोइंग केसेस, स्ट्रेंथ लिख दिए, द फॉलोइंग केसेस में बी कंसीडर। मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें देखा जाता है। तो पहला इसमें जो टॉपिक है, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट और टार्क ओनली। तो पहला जो है आपका शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट और टार्क ओनली, ठीक है। सेकंड नंबर है आपका शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। थर्ड जो है आपका शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और फोर्थ जो है आपका टॉपिक आएगा शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड in addition to combined torsional and bending loads, combined torsional and bending load। तो ये आपके पॉलिटेक्निक के कोर्स में ये चीज़ें नहीं है, ये तीन चीज़ें हैं, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट एंड टार्क ओनली, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली एंड शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट। दोनों के आधार पर हम इसको शाफ्ट की डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें अब नोट करेंगे शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, यानी कि शाफ्ट जो है वो उसमें सिर्फ क्या हो, ट्विस्टिंग हो, तो हम क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें अपनाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं नोट करवा दूँ, चलिए इसे मैं मिटाता हूँ और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। तो फर्स्ट जो टॉपिक है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, ट्विस्टिंग। तो शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, ये है आपका ये टॉपिक, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट
1 अब ट्विस्टिंग मोमेंट में क्या होगा भाई, हम जानते हैं कि टी बाई जे इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई आर। ये फार्मूला आपने प्रूव कर रखे होंगे, टी बाई जे इक्वल टू क्यू बाई आर, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने प्रूव कर रहे होंगे। टी क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है, एक्टिंग ऑन द शाफ्ट, मैं बताना पड़ेगा। जे इक्वल टू क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट अबाउट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सारी चीज़ें। जे क्यू है शियर स्ट्रेस है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है, एंड आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू दी मोस्ट, ठीक है ना, न्यूट्रल एक्सिस टू दी आउटर, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से आउटर की तरफ, यानी कि शाफ्ट जो है भैया ऐसे होता है। तो न्यूट्रल एक्सिस मान लो ये है, तो ये आउटर जो है, इसमें बेसिकली शाफ्ट में d/2 मान लिया जाता है, ये सिलेंड्रिकल शाफ्ट हो तो ये सारी चीज़ें होती है, आर जो है वही है, ठीक है। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। हम ओनली वन राउंड सॉलिड शाफ्ट के लिए, तो वी नो डैट फॉर राउंड सॉलिड शाफ्ट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई d⁴/32, ठीक है। ये कहाँ से आता है, ये भी तो जानना जरूरी है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आधा होता है, ठीक है। तो पोलर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ले लिया जाता है, ये कुछ इस तरह से होता है, और ये सेंटर होता है, ये आर होता है। तो इस पर हम लोग एक पट्टी काटते हैं, ये डिस्क टाइप का, इसका जो होता है ये होता है 2πr/dr, ठीक है। इसका, ठीक है, तो छोटी सी पट्टी है dA, तो dA जो होता है 2πr/dr हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि A इक्वल टू क्या होता है, πr² क्षेत्रफल, तो dA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr/dr, ठीक है। डिफरेंशिएट करें एक दूसरे के बीच में, dA और एक और r पे, ठीक है। तो ये हो जाता है, हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, AR², दैट सिंप्लाई यहाँ पर DI इक्वल टू DAR इंटू R², तो ये हो जाएगा 2πr इंटू ये हो जाएगा R², और dr हो जाता है, और हम यहाँ से 0 से लेकर के और यहाँ तक r तक चलते हैं, तो 0 से लेकर r तक चलते हैं, तो ये जो हो जाता है 2π, यानी कि 2π बाहर कर लो, 2π ये क्या हो जाएगा r³ और dr हो जाता है, इसका 0 से इंटीग्रेशन r तक चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 2π, ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर से है तो r⁴/4 हो जाता है, ये सारी चीज़ें, और 0 से r के जगह पर हम d/2 लेते हैं, तो ये जो आ जाता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आता है πd⁴/64 आ जाता है। इसका आधा जो होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये सारी चीज़ें प्रूफ का, ये मॉस में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो J इक्वल टू πd⁴/22, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें रख के देखेंगे, और R इक्वल टू d/2 ये भी रख के देखेंगे। ये क्या हो जाएगा, T/J की वैल्यू πd⁴/32 इक्वल टू Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q/R इक्वल टू d/2। तो हम यहाँ से शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे, तो ये वाला चीज़ें निकाल लेंगे, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, T/πd⁴ इंटू ये 32 और इंटू ये क्या हो जाएगा d/2, तो d से d इधर कैंसिल, ये हो जाएगा 16, तो ये जो हो जाएगा टॉर्सनल शियर स्ट्रेस जो हो जाएगा πd⁴ 16T/πdq, ये आ जाएगी, Q की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस में ये सारी चीज़ें आ जाएगी, एंड Q तो ये हो गया। और होलो शाफ्ट के लिए थोड़ा सा ये भी जान ले कि होलो शाफ्ट में जो ये वाली चीज़ें चेंज होने वाली हैं, तो होलो शाफ्ट में इसको आप नोट कर लेंगे, 16T/πdq, Q की वैल्यू हो गई। और
तो अगर हमें एफ ए निकालना हो एंड एफ बी निकालना हो तो ये सारी चीज़ें एफ मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना हो और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना हो या फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना हो, तो उस स्थिति में थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ या फिर रहने दूँ, तो वो आ जाएगा कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट में ही ये वो चीज़ आएगी जो मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ पर रखेंगे तो ये फार्मूले आ जाते हैं। F1R2 इजकल टू आ जाता है 16/πdq कोष्टक में m प्लस माइनस अंडर रूट में m² प्लस t²। तो ये सारी चीज़ें जब ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों एक साथ वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड मोमेंट बेंडिंग मोमेंट कार्य कर रहे हो, तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस वगैरह मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया और शियर स्ट्रेस में ये चीज़ें हट जाती है, ये वाली चीज़ें हो जाती है। तो ये भी बताऊंगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से। तो ये नोट कर लीजिए Q इजकल टू 16t/πdq। अब इसमें अगर यही हो गया होलो शाफ्ट हो गया तो लिखेंगे कि आल्सो वी नो डैट, ठीक है, फॉर होलो शाफ्ट आल्सो वी नो डैट फॉर होलो शाफ्ट क्या हो जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसकी, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी इसकी, तो बस चेंज करना क्या है, J इजकल टू पाई, ठीक है। होलो शाफ्ट होगा भैया तो एक इनर होगा, इनर डायमीटर इसको DI मान लेते हैं और आउटर डायमीटर इसको DO मान लेते हैं, D0, ठीक है। तो पाई D0 के पावर 4 पाई ये हो जाएगा D0 के पावर 4, यानी कि पाई D0 के पावर 4 माइनस DI के पावर 4/32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पाई D0 के पावर 4 माइनस DI के पावर 4/32 ये पोलर मोमेंट है ऑफ इनर्शिया हो गया। तो ये चीज़ें हम रखेंगे, इसको मिटाओ क्या, ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है। तो मिटाऊंगा तो नोट कर लिए होंगे, चलिए। तो होलो शाफ्ट में हुए तो होलो शाफ्ट में क्या रखेंगे, वही चीज़ें रखेंगे और R जो होगा वो क्या होगा, R जो होगा ये जो होगा R की वैल्यू यहाँ इसमें रखेंगे D0/2, न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ये चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये D0/2 ही होगा। तो ये क्या होगा T/J की वैल्यू रखो पाई D0 के पावर 4 माइनस DI के पावर 4/32 इजक्वल टू Q/R की वैल्यू क्या है D0/2। डेट सिंप्लाई Q की वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 32 ये ऊपर चला जाएगा 32T इंटू D0/2 और अपान में पाई D0 के पावर 4 माइनस DI के पावर 4, ठीक है। तो Q की वैल्यू जो आ जाएगी ये कैंसिल हो जाएगी 16T अपान में पाई D0 के पावर 4 माइनस DI के पावर 4, ठीक है। तो Q इजकल टू हो जाएगा, अगर हम इसमें 16T D0 है और पाई इसमें D0 के पावर 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये जो हो जाएगा 1 माइनस DI अपान में D0 के पावर 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, कॉमन ले लिया हमने तो मार्कर चल नहीं गया, चलिए कोई बात नहीं। Q इजकल टू हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर D0 से ये एक D0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा D0 क्या हो जाएगा 16T, ठीक है, अपान में पाई D0 1 माइनस DI/D0 के पावर 4, ठीक है। तो सपोज यह DI/D0 इजकल टू K मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा Q इजकल टू 16T अपान में पाई D0 1 माइनस K पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो
डी नाट इससे हम निकाल सकते हैं, डी नाट आउटर डायमीटर निकाल सकते हैं, आउटर डायमीटर से इनर डायमीटर भी निकल जाता है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से तो लिख लेंगे कि फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउटसाइड एंड इनर साइड डायमीटर ऑफ होलो शाफ्ट, ठीक है। और एक पीछे वाला लिखवाया था Q इजकल टू 16T अपान में पाई डी क्यू, तो उससे निकालेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन लिख लेंगे वी मे डिटरमाइन डायमीटर ऑफ राउंड सॉलिड शाफ्ट, ठीक है ना। तो डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोलो भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोलना, ठीक है। तो एक और नोट लिख लीजिए, मैं इसको मिटाऊँ, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, और एक और नोट लिख लीजिए साथ में। कभी कभी ये एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर होलो शाफ्ट जो है सॉलिड शाफ्ट के इक्वल हो जाए तो क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों का जो टॉर्सन जो होता है वो हम सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने तो शियर स्ट्रेस निकाला था, तो टॉर्सन जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा। चलिए, तो व्हेन ए होलो शाफ्ट इज टू बी मेड इक्वल इन स्ट्रेंथ टू ए सॉलिड शाफ्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये बनता है व्हेन ए, लिखेंगे व्हेन ए होलो शाफ्ट ठीक है, होलो शाफ्ट इज टू बी मेड इन स्ट्रेंथ टू ए सॉलिड शाफ्ट, जब सॉलिड शाफ्ट स्ट्रेंथ में होलो शाफ्ट के बराबर होगा तो ट्विस्टिंग मोमेंट जो होगा जो सॉलिड शाफ्ट एंड होलो शाफ्ट पर ट्विस्टिंग मोमेंट सेम होगा, ठीक है। तो लिख लेंगे देन ट्विस्टिंग मोमेंट यानी टॉर्सन T ट्विस्टिंग मोमेंट will सेम ऑन बोथ शाफ्ट, यानी कि दोनों शाफ्ट पे ट्विस्टिंग मोमेंट सेम होगा। तो ट्विस्टिंग मोमेंट जब सेम होगा तो इस डायरेक्शन में इन अदर वर्ड फॉर द सेम मटेरियल फॉर ऑफ बाथ द शाफ्ट, ठीक है ना। जब सेम मटेरियल होगा उस शाफ्ट की तो हम नोट कर लेंगे, दोनों के सेम कर देंगे ट्विस्टिंग मोमेंट। तो सॉलिड शाफ्ट की ट्विस्टिंग मोमेंट और सॉलिड शाफ्ट की ट्विस्टिंग मोमेंट एंड होलो शाफ्ट की ट्विस्टिंग मोमेंट आपस में बराबर कर देंगे। तो सॉलिड शाफ्ट की ट्विस्टिंग मोमेंट आप निकाल कर वहाँ से देखेंगे तो ये आ जाता है T इजकल टू पाई बाई 16 क्यू डी क्यू, ठीक है। यही तो हमने लिखवाया था, Q इजकल टू 16T अपान में पाई डी क्यू, यही लिखवाया था। तो Q का वैल्यू यहाँ से निकालोगे, यहाँ से T का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, यही तो आएगा, ठीक है। और यही ये है सॉलिड के लिए, और होलो के लिए क्या था, होलो के लिए हमने निकलवाया था T इजकल टू, उसको भी ऐसे ही चेंज करेंगे तो ये आ जाता है पाई बाई 16, ठीक है, पाई बाई 16 क्यू डी नॉट क्यू, ठीक है ना, इंटू 1 माइनस के पावर 4, ठीक है। तो ये इतना आ जाता है, दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे। ये है होलो के लिए, तो ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ होलो शाफ्ट इज इक्वल टू ट्विस्टिंग मोमेंट T ऑफ क्या है, सॉलिड शाफ्ट, ठीक है, दोनों की इक्वल कर लेंगे तो ये जाएगा होलो शाफ्ट की ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है, पाई अपन 16 क्यू डी नॉट क्यू 1 माइनस के पावर 4 इजकल टू सॉलिड शाफ्ट की हो जाएगा पाई अपन 16 क्यू डी क्यू, तो ये कट जाता है। अब क्या बचता है वहाँ पर डी नॉट क्यू अपान डी क्यू, ठीक है, इजकल टू 1 अपान, या फिर ऐसे लिख लो ना
इसको ऐसे डी नॉट क्यूब को इधर ले आओ, ये हो जाएगा डी क्यूब अपान डी नॉट क्यूब इजकल टू 1 - k⁴। ये कभी डायरेक्ट में पूछ लेता है ये SSC JEE में, ठीक है। तो डायरेक्ट इस पर रखो और आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। हमेशा के को हमेशा याद रखना कि DI अपान डी नॉट होता है, ना कि डी नॉट अपान DI, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। नोट 2 लिखिए, नोट 1 हो गया आपका, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो नोट 2 लिखेंगे। अब मैं इसको मिटाता हूँ। तो नोट 2 क्या है? नोट 2 है द ट्विस्टिंग मोमेंट टी बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन। अब क्या रिलेशन है? वी नो दैट द पावर ट्रांसमिटेड इन वाट्स देन शाफ्ट, लिखेंगे कि वी नो दैट, अरे छोड़ो ये सारी चीज़ें अब मत लिखो। नोट 2 में लिखो P इजकल टू 2π/N T / 60, ठीक है। यहाँ पर N जो है RPM में है, क्या है, क्या भाई? N जो है स्पीड ऑफ द शाफ्ट इन RPM, स्पीड ऑफ शाफ्ट इन RPM। T क्या है? ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट किसमें? न्यूटन इंटू मीटर में, ट्विस्टिंग मोमेंट इन न्यूटन इंटू मीटर में, ठीक है। और 2π, और P क्या है? पावर हो गया आपका, ठीक है। P इजकल टू क्या है? पावर हो गया, पावर ट्रांसमिटेड। तो ये जो आता है ये वाट में आ जाता है, वाट में, ठीक है, याद रखना वाट में आता है भैया, ठीक है। ये चीज़ें वाट में आती है, तो ये नोट कर लेंगे। आगे में एक और चीज़ है नोट 3 जो आप लिख लेंगे। नोट 3 जो है आपका, इन केस ऑफ बेल्ट ड्राइव में, इन केस ऑफ बेल्ट ड्राइव, in case of belt drive the twisting moment ये आपको बेल्ट ड्राइव ये आपको थ्योरी ऑफ मशीन में मिलेंगे। तो ट्विस्टिंग मोमेंट इज गिवन बाय, ठीक है, T इजकल टू T1 - T2 इंटू R, ठीक है। तो इससे दिया जाता है ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। इस चीज़ से दिया जाता है। मान लो एक बेल्ट ड्राइव है, तो एक स्लैक साइड होता है और एक टाइट साइड होता है। जब इस पर बेल्ट्स चढ़े होते हैं पुली पर, ये पुली है, इसकी जो रेडियस है R है, और एक टाइट साइड पर ये क्या है? टेंशन है। तो टाइट साइड को हमने मान लिया है T1 एंड स्लैक साइड को हमने मान लिया है T2। तो ये जो जब हम इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट अगर हम फाइंड करना चाहेंगे, टॉर्सन फाइंड करना चाहेंगे, तो इस फार्मूले से फाइंड की जाती है। और ये चीज़ें आपको थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ाई गई होगी। हालांकि मैंने भी 1-2 वीडियो अपलोड की हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स की, तो मैं भी चाहता हूँ कि इस पर थ्योरी ऑफ मशीन्स की वीडियो आए, बट टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये रहा आज का ये क्वेश्चन वगैरह, और क्वेश्चन नहीं, ये आपकी थ्योरी रही। और थोड़ी सी आप एक क्वेश्चन नोट करवा दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करके और आंसर लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लिए, मिटाओ इसे। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। तो इस बेस पर क्वेश्चन जो आते हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक शाफ्ट जो है 200 RPM पर घूम रही है, तो इन जो है 200 RPM है, ठीक है। इन जो है 200 RPM पर है। P जो है पावर जो है 25 हार्स पावर है। तो हार्स पावर, एक हार्स पावर में कितने वाट होता है आपको याद होना चाहिए। तो एक हार्स पावर में जो होता है 746 वाट होता है, और इसको वाट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो N दे दिया, P दे दिया, शियर स्ट्रेस दे दिया,
शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू दे दिया 420 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शियर स्ट्रेस है कौन सा, शियर स्ट्रेस यानी कि क्यू है, तो ये जो है आपका क्यू है, ठीक है। तो इसमें फाइंड क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस वगैरह दे दिया, और तो डायमीटर आप कैसे फाइंड करेंगे आपको पता करना पड़ेगा। तो हम पहला फार्मूला लगाएंगे P इक्वल टू 2π/NT/60, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, T फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। T फाइंड कर लेंगे यहाँ से, और इसके बाद T/J इक्वल टू क्या होता है Q/R। तो T का फार्मूला हमने Q का फार्मूला निकलवाया था, क्या है Q सॉलिड शाफ्ट के लिए 16, तो Q का फार्मूला हमने लिखवाया था Q इक्वल टू 16T/πdq, यही फार्मूला नोट करवाया था हमने, ठीक है ना। तो Q इक्वल टू 16T/πdq। तो यहाँ पर Q शियर स्ट्रेस रखेंगे, T रखेंगे यहाँ से निकाल करके, और यहाँ से D आप फाइंड कर लेंगे, तो ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से फाइंड करेंगे, फाइंड द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, तो फाइंड करके और कमेंट में बताएंगे कि इसका जो शाफ्ट की डायमीटर कितनी आ रही है, वो आप कमेंट में हमें बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी यदि शाफ्ट पर कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट हो तब क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये जो थी थोड़ी सी ये झलक थी फॉर सब्जेक्ट शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, और एक आएगा शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। तो बेंडिंग मोमेंट में क्या हो जाएगा, M/I इक्वल टू F/Y इक्वल टू E/R, उस फार्मूले का यूज करेंगे। और आगे में मैं क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। आगे आपको पता है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।